हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो काफी दिन हो गए, कोई क्लास नहीं लेके आ पाया मैं बीच में। एक अराउंड एक महीना हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो इस कारण मैं क्लास नहीं लेके आया था। कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। आज थोड़ा फील ठीक कर रहा हूँ, अभी भी खांसी है मुझे, बट फिर भी ताकि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए मैं करवा रहा हूँ अभी। और बच के रहिए भाई सभी लोग, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अपनी मक्स डीमक्स के बारे में बात करेंगे, सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा। और फिर हम धीरे धीरे अब बहुत जल्दी मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती। फीडबैक और मेमोरी हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट में नहीं होती। और जो आउटपुट जो है ना, वो डिपेंड करता है जो आप इनपुट फिलहाल दे रहे हो, प्रेजेंट में जो भी इनपुट दे रहे हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना कि वो पीछे क्या आपके मेमोरी में जो भी इनपुट स्टोर थी, पीछे जो आउटपुट आया था लास्ट में, वो उसको एज एन इनपुट लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो भी आप इनपुट डालोगे उसके हिसाब से वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। मेमोरी का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एडर होता है, फुल एडर, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर, मग्स, मल्टीप्लेक्सर जिसको बोलते हैं, डीमक्स जिसको बोलते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, एनकोडर, कोड कन्वर्टर, ये हमारे फुल कॉम्बिनेशन सर्किट्स के हमारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट की। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? आउटपुट जो है ना, इसमें हमारे पास मेमोरी का भी होता है। इसमें हमारे पास मेमोरी भी होती है। मेमोरी में जो भी हमारा स्टोर कर लेता है वो उसको हम इनपुट यूज कर सकते हैं। पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं हम इसमें, ठीक है। प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं एज वेल एज पास्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि मेमोरी और फीडबैक भी होता है इसमें। और इसके जो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? शिफ्ट रजिस्टर हो गए, फ्लिप फ्लॉप हो गए, काउंटर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सा मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लेक्सर की। तो आज भाई मैं थोड़ा सा इसमें ना, क्योंकि ना बाद में आप पीडीएफ मांगते हो तो उसमें कुछ एक चीज मिसिंग हो जाती है, ठीक है। तो आज मैं इसमें पेन से, आज से आगे जो भी आपको पीडीएफ मिलेंगी उसमें सारी चीज मैं पेन से अपना आराम से लिख रखे हैं उसमें, कि ताकि आपको जो बाद में चीजें पीडीएफ लेते हैं, आप नोट्स लेते हैं, ये तो आपको मुश्किल ना हो, इसलिए मैं इसमें सारी चीजें मैं मार्क करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर एक सिंपल सी बात है, एक डाटा सेलेक्टर है, ठीक है। एक डेटा सेलेक्टर है मल्टीप्लेक्सर। इसमें और वो डेटा सेलेक्ट कौन करता है? इसमें किसके ऊपर डेटा सेलेक्ट होता है? वो हमारा काम करता है सेलेक्ट लाइन्स या सेलेक्ट वेरिएबल जिसको बोलते हैं। ये सेलेक्ट लाइन या सेलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। जो डेटा सेलेक्ट करता है, डेटा जो सेलेक्ट करता है ना, डेटा सेलेक्ट करता है, कौन करता है मल्टीप्लेक्सर में? वो हम करते हैं डेटा सेलेक्ट। मल्टीप्लेक्सर में करता है, मग्स में डेटा सेलेक्ट करता है सेलेक्ट लाइन या सेलेक्ट वेरिएबल्स। सेलेक्ट वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, कई बार सेलेक्ट लाइन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना हमारा को इन चीजों में, सॉरी। तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करता है। बहुत सारी आपके पास इनपुट्स होती हैं, बाइनरी इनपुट्स होती हैं, उनमें से सेलेक्ट करता है सेलेक्ट लाइन या सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट वेरिएबल्स की कौन सा आपको आउटपुट लाइन में दिखाएगा, ठीक है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट selects the binary information from one of many inputs। बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट को सेलेक्ट करता है और उसको आउटपुट लाइन पे डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये इसमें हमारे S1 और S0 सेलेक्ट लाइंस है। इसमें S1 और S0 सेलेक्ट लाइंस है। अब देख लीजिए, अब अगर S1 हमारे ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल के हिसाब से मैं बता देता हूँ। सिर्फ सारी जो भी चीज डिपेंड करेंगी वो हमारे सिलेक्ट लाइंस के ऊपर डिपेंड करेंगी कि कौन सी आउटपुट हमारे को, कौन सी इनपुट हमारे को सेलेक्ट करनी है और वो आउटपुट में हम डायरेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि S1 S0 को अगर 0 0 लग देते हैं,
जीरो जीरो रख देते हैं तो भैया आउटपुट हमारा कौन सा इनपुट कौन सी सिलेक्ट होएगी, आई नोट सिलेक्ट होएगी, तो ये हमारी सिलेक्टेड इनपुट हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पे दिखा देगा वाई पे, यहाँ पे आई नोट दिखा देगा। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं कि भैया हमारी आउटपुट हो गई, सॉरी सिलेक्ट, एक एस वन हो गया जीरो, सॉरी एस वन हो गया जीरो, और एस एस नोट हो गया हमारा वन। तो इसमें हमारा सेलेक्ट जो सेलेक्ट कौन सी होगी, इसमें आई वन सेलेक्ट हो जाएगी, तो सीधा डायरेक्ट कौन सी पे, जैसे अब यहाँ पे मैंने आई वन आई नोट पे सेलेक्ट कर रखा है, तो ये यहाँ पे आई वन पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर वन जीरो हो गई तो ये हमारा आई टू पे चला जाएगा। अब ये यहाँ से हटके, ये यहाँ से हटके ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और ये यहाँ पे आई टू की तरफ चला जाएगा। अब अगर वन वन हो गया तो हमारा ये कौन सा सेलेक्ट कर देगा, आई थ्री, और ये सीधा डायरेक्ट कर देगा आई थ्री यहाँ पे। अब ये ऐसे यहाँ पे ये चला जाएगा, और ये यहाँ पे ये इसको आउटपुट में आई थ्री को शो कर देगा। तो ये होता है मल्टीप्लेक्सर का काम, सेलेक्ट लाइंस पे डिपेंड करता है सारी चीज, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन की। हम अब ये तो हमने मल्टीप्लेक्सर की बेसिक चीजें देख ली कि कैसे क्या काम करता है, कैसे सेलेक्ट लाइंस होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसमें एक रिलेशन होता है सेलेक्ट लाइंस और इनपुट लाइंस का, उसके बारे में हम बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड सेलेक्ट लाइंस। तो जो हमारा रिलेशन है, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कि हमारे पास इतने इनपुट लाइंस हैं और इसकी कितनी सिलेक्ट लाइंस होंगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 8 इनपुट लाइंस हैं, 8 इनपुट लाइंस है, तो उस पर कितने सिलेक्ट लाइंस होंगी। तो उस चीज का हमें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मेथड से हम आपको सारी चीजें बता देंगे। आगे मैंने लिख भी रखा है 32 तक जो 32:1 मर्क्स है उसका मैंने बता भी रखा है। तो कैसे हम उसको करते हैं वो सारी चीजें बता रखी हैं इसमें, और आगे मैंने बता रखा है कि कितने किसके लिए कितना चाहिए होता है 32:1, ठीक है। तो जो हमारी एन है, जो एन है, हम एन जो हमने मान लिया नंबर ऑफ इनपुट्स हो गई, हमारी इनपुट्स हो गई, और जो एम है वो हमारी होगी सेलेक्ट लाइंस, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। ये ऊपर मैंने लिख भी रखा है। तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू लॉग टू n। अब इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। हमने n जो हमने माना था, वो हमने माना था 8, n हमने माना था 8। तो इसमें हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू लॉग टू 8 लिख देंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू लॉग टू 8 लिख देंगे। अब log टू 8 लिख देंगे तो इसको हम कैसे टू रेज टू पावर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम टू रेज टू पावर थ्री लिख सकते हैं। तो log टू रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको पता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log टू। तो हमारी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस हो जाएगी इसमें 3। log 2 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 3। तो हमारी जो 8 के केस में जो वेरिएबल्स होंगे, सेलेक्ट लाइंस जो होंगी, अगर इनपुट हमारी 8 है, अगर इनपुट्स हमारे 8 हैं, तो उस केस में सेलेक्ट लाइंस जो होंगी हमारी, उस केस में सेलेक्ट लाइंस हमारी हो जाएंगी 3। तो ऐसे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको 16 दे दिया, 32 दे दिया, तो उस केस में सेलेक्ट लाइंस क्या होंगी, 64 दे दिया तो उस केस में सेलेक्ट लाइंस क्या होंगी। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घबराना नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है। टू रेज टू पावर की फॉर्म में हम लिख लेंगे, और जो उसमें पावर रहेगी वो सीधा हम उसमें लिख देंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया था, हमने मान लिया कि एन हमारा क्या था, नंबर ऑफ इनपुट क्या था, नंबर ऑफ इनपुट्स थे। नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास 4 है, तो m इज इक्वल टू लॉग n, इसको हम log टू 4 लिख सकते हैं। अब उसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये 2 log 2 है, और log 2 की वैल्यू हमारे को पता है 1 होती है, तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी इस केस में, हमारी 2 सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। रिलेशन आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस मग के क्या होते हैं, वायर्स को रिड्यूस कर देता है। ये वैसे हमारे को जरूरत नहीं पड़ती ये एक तरीके से बोले तो कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उससे इंपॉर्टेंट है, बट एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई बात नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ वायर्स को रिड्यूस कर देता है, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, कॉस्ट को कम कर देता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट यूजिंग मक्स। हम कोई दूसरा सर्किट बनाना हो हमारे को, तो मक्स की हेल्प से हम उसको इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं।
अब ये देख लीजिए हमारे पास, मैं बोल रहा था आपको कि मैंने आगे भी बता रखा है। तो 2:1 मग्स में हमारे पास एक सेलेक्ट लाइन्स रहेगी, 4:1 मग्स में हमारे पास दो सेलेक्ट लाइन रहेंगी, 8:1 मग्स में हमारे पास 3 सेलेक्ट लाइन रहेंगी, 16:1 मग्स में 4, 32:1 मग्स में 5। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 32:1 में कितने सेलेक्ट लाइन रहेंगी, तो आप सीधा याद कर लो 5 रहेंगी भाई। उससे ऊपर पूछे तो 6 होंगी, फिर ऐसे ऐसे आप पता चल जाएगा आपको कैसे करना है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बोलते वक्त मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो नेवर माइंड, बट कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। तो चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड की तरफ। 2:1 मार्क्स हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारा एक मग्स है, ये इसका जो सर्किट होता है उसके फॉर्म में है। हमारे पास दो इनपुट है, हमारे पास 2 है, यानी कि ये हमारी n इनपुट्स हो, n जो है n हमारी वैल्यू होगी 2, तो हमने 2 इनपुट ले लिया, i इज इक्वल टू 0, i1 i0 और i1, ठीक है। और 1 हमारे पास आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारे, ठीक है। इसमें एक हमारा एनेबल है, एक हमारा क्या है, हमारा सेलेक्ट लाइन है। सेलेक्ट लाइन मैंने अभी बताया था कैसे है, तो 2:1 में मैंने अभी भी बताया था, अभी पीछे भी देखा था कि कितने सेलेक्ट लाइन होते हैं, उसमें एक सेलेक्ट लाइन होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट लाइन एक ले रखी है। और एनेबल अगर 0 हुआ, देखो मग्स डिपेंड करता है एनेबल के ऊपर। अगर एनेबल 0 होता है हमारा, अगर एनेबल 0 होता है, ई इज इक्वल टू 0, एनेबल इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मग्स है ना, वो वर्किंग नहीं है, वर्किंग नहीं है। अगर एनेबल 1 है तो मग्स इज इन वर्किंग स्टेट, मग्स इज इन वर्किंग स्टेट, यानी कि मल्टीप्लेक्सर वर्किंग स्टेट में, मल्टीप्लेक्सर वर्किंग स्टेट में, सॉरी, मग्स वर्किंग स्टेट में, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो अब देखते हैं कि भैया सेलेक्ट लाइन है, अब देखिए हमने पहले एनेबल को 0 कर दिया, एनेबल को 0 कर दिया, तो एनेबल 0 कर दिया, तो भैया यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ये डोंट केयर कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। अगर आप 0 करोगे तो भी 0 ही आएगा आउटपुट में, अगर 1 करोगे तो भी 0 ही आएगा आउटपुट में, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एनेबल, अगर मक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आप वहां पे वैल्यू जो एस की वैल्यू है वो 0 रखो या 1 रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डोंट केयर कंडीशन हो जाती है, उसमें हमारा आउटपुट आएगा 0, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है मक्स, ठीक है। अब अगर एनेबल हमने अब यहाँ पे 1 कर दिया दोनों कंडीशन में, ठीक है भैया, हमारा जो मग्स है, जो मल्टीप्लेक्सर है, वो हमारा वर्किंग स्टेट में आ गया। अब वर्किंग स्टेट में आ गया तो उसके ऊपर अगर हम एस की वैल्यू 0 रख देते हैं, अगर हम एस की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो हमारा सेलेक्ट कौन सा करेगा, आई नोट की वैल्यू, वो आई नोट की वैल्यू दिखा देगा। अगर हम एस की वैल्यू 1 रख देते हैं तो आई वन की वैल्यू शो कर देगा, यहां से हट के शो कर देगा। ये सिंपल सीधी सी बात थी। अब वाई कैसे, वाई, वाई को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, अब देखो, ई हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एनेबल हमारे पास रहना ही रहना है, तभी हमारा मल्टीप्लेक्सर काम करेगा, तो हमने ई रख लिया। अब ये देखिए, अब हमारा ये देखना है कि 0, एस अगर 0 है, 0 के ऊपर हम, आपको पता है, यानी कि नोट लगा देते हैं, एस बार कर देते हैं। अगर 0 आता है तो एस बार, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम ई तो हमें रखना ही है, अब अगर हम एस को 1 रख देते हैं, यानी कि एस अगर सिंपल रखते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा क्या है। अगर इसको हम ऐसे ना करके, आउटपुट को ऐसे ना करके, हम कुछ एक किताबों में ऐसे भी दे रखा है कि आई नोट इज इक्वल टू एस बार एंड आई वन इज इक्वल टू एस, या साथ में इसके साथ एनेबल भी लगा देते हैं, ऐसे भी दे रखा है कुछ एक बुक में। तो ठीक है, हमारा रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, साथ में तीनों तरीके से, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारा सर्किट डायग्राम, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। हमने इसमें क्या क्या लिया भैया, एक हमने एनेबल ले लिया, एक नोट ले लिया, सॉरी सेलेक्ट लाइन ले लिया, एक सेलेक्ट लाइन का नोट ले लिया, क्योंकि हमारे को नोट की जरूरत थी यहाँ पे, इसलिए नोट की हमारे को जरूरत थी।
तो भैया ये एंड गेट ले लिए और ये हमने बीच में एडिशन है तो हमें और गेट से हमने उसको ऐड कर दिया। ये सॉरी, आप इसको एक्सोर गेट ना समझ लेना, एक्सोर गेट ना समझ लेना भाई, ठीक है। तो एनेबल तो हमारे पास है रहेगा भैया, दोनों में एनेबल है, हमने दोनों में एनेबल लगा दिया सबसे पहले काम, ठीक है। एंड गेट लगा दिया, दो एंड गेट में दो एनेबल, दोनों में एनेबल लगा दिया। अब उसमें एक में क्या था, एक में वो बोल रहा है, एक में वो बोल रहा है एक में वो बोल रहा है कि भैया हमारे को एंड पे क्या आउटपुट मिलेगा, रे कहाँ गया यार। हाँ, एक में बोल रहा है वो कि y इज इक्वल टू ई एस बार आई नोट। तो एनेबल ले लिया हमने, आई नोट ले लिया इनपुट और ई ले लिया, सॉरी एस बार ले लिया। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ई एस बार और आई नोट इनपुट 0। ये हो गया हमारा ई एस आई वन, ठीक है, ई एस आई वन। तो ये और का काम क्या होता है, एडिशन करवाना दोनों का। तो ये फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई एस बार आई नोट प्लस ई एस, ठीक है, ई एस आई वन। तो ये हमारा फाइनल 2:1 मग्स हो गया, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ कि भैया हायर ऑर्डर मग्स लोअर ऑर्डर मग्स से कैसे ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहला काम जो है उसका कि कैसे हम उसको इंप्लीमेंट, कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे कितने मग्स लगेंगे, मतलब टोटल कितने मग्स लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सीधी सी बात है, हमारे को 4:1 मग्स ऑब्टेन करना है, ठीक है। 4:1 मग्स हमें ऑब्टेन करना है। ये हमारा 4 रेशो इंप्लीमेंटेशन हमने 4:1 मग्स ऑब्टेन करना है, किससे, 2:1 से। अब 4:1 को इंप्लीमेंट करना है तो 4/2 कर दिया, तो यानी कि 2 मग्स लगेंगे फर्स्ट, पहले 2 मग्स लगेंगे और फिर 2 को दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 को दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। तो ये सेकंड सेकंड ऑर्डर में हमारा जो सेकंड स्टेज है उसमें 1 मग लगेगा। तो यही चीज लिख रखी है कि 4/2 इज इक्वल टू 2 मग्स विल बी इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड देन अगेन 2/2 करेंगे हम, 1 मग्स लगेगा सेकंड ऑर्डर में। सो देयर विल बी टोटल थ्री मग्स लगेंगे, 2:1 मग्स हमें एक 4:1 मग बनाने के लिए। यानी कि अगर हमें एक 4:1 मग बनाना है, एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, किसकी हेल्प से, हमारे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर नहीं है, 2:1 के मल्टीप्लेक्सर हमारे पास पड़े हुए ढेर में। तो हमारे को अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर एज अ वर्क करवाना है तो उसके लिए हमें टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, उसके लिए हमें टोटल मल्टीप्लेक्सर लगेंगे 3। टोटल हमारे को 3 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत है एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने में, ठीक है। अब बात करते हैं भैया सेलेक्ट लाइन कितनी अवेलेबल होंगी। सेलेक्ट लाइन कितनी अवेलेबल होंगी भैया, सेलेक्ट लाइन, अब सिलेक्ट लाइन की बात कर लें, अवेलेबल मग्स 2:1, रिक्वायर्ड मग्स 4:1। सो n इज इक्वल टू 4, हमारे को 4 के हिसाब से, तो उस केस में हमारे को कितनी सिलेक्ट लाइन जरूरत पड़ती है, 2। अब बात करते हैं कि 2 सेलेक्ट लाइन करेंगे तो क्या हम अलग अलग सेलेक्ट लाइन करेंगे, नहीं। इसमें जो ये जो हमारा 2 मग्स हैं, एस नोट और एस नोट, जो फर्स्ट ऑर्डर में जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर में हमने 2 मग्स लगाए हैं उसमें हम सेम सेलेक्ट लाइन रखेंगे, सेम सेलेक्ट लाइन रखेंगे, सेम सेलेक्ट लाइन रखेंगे, सेम सेलेक्ट लाइंस रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। और जो सेकंड ऑर्डर में है उसमें S1 कर देंगे, यानी कि LS भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर में लगेगा और MS भी हमारा राइट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में लगेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भैया आई नोट आई वन एस नोट, I2 I3 एस नोट, ठीक है। अब इसमें S1 है हमारा, ठीक है। ये देख लेते हैं 0 0 पे, 0 0 पे, यानी कि S1 अगर 0 हुआ और S नोट यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो हमारा क्या सेलेक्ट होगा, आई नोट सेलेक्ट होगा। अगर S1 0 है और S नोट 1 है तो हमारा I1 सेलेक्ट होगा। S1 1 है और S नोट 0 है तो हमारा I2 सेलेक्ट होगा। S1 1 है, S2 1 है तो हमारा I3 सेलेक्ट होगा। ये हमारा इसकी ट्रूथ टेबल है, I3 सिलेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो फाइनल आउटपुट आएगा आपको यहाँ पे दिखा देगा।
आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इन ऐसे चीजों में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कि हमारे को ये बताओ कि हमारे को 16:1 मग्स बनाना है, 16:1 मग बनाना है, किसकी हेल्प से हमें बनाना है, 2:1 मग्स की हेल्प से। तो टोटल कितने मग्स लगेंगे वो हमें बताना है। तो उस केस में हमारे को क्या लगाना पड़ेगा कि भैया पहले, अब जैसे 16 लगाना है, ऐसे ही हम डिवाइड करते चले जाएंगे। 16 पहले में 8 लगेंगे, फिर 8 को 4 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 लगेंगे सेकंड स्टेज में, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 लगेंगे थर्ड स्टेज में, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1, यानी कि 8 4 12, 2 14 और 1 15 मार्क्स लगेंगे टोटल। ठीक है, ऐसे ही हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो टोटल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा डी ट्रिपल एस भी अब की बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप तैयार रहिए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इनको अपना सोच के चलिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बट टाइम कंज्यूमिंग है कि हाँ भैया हमारे को डिवाइड करना है। वो तो आप मैथ्स इतना पढ़ ही रहे हो, आप कार्तिक सर करवा ही रहे हैं कि आपको आसानी से आप कर सकते हो इस चीज को। तरीका आपको पता होना चाहिए, तरीका मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, डीमक्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीमक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मग्स का उल्टा काम डीमक्स करता है, मग्स का उल्टा काम डीमक्स करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मग्स में हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है, इसमें एक इनपुट होता है, मैनी आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मग्स यानी कि मग्स का उल्टा काम होता है। ये एक डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, और डीमक्स एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। ठीक है, तो यही बात है भाई, यही बात है। ये हमारी डाटा लाइन है, इनपुट यानी कि एक इनपुट होती है हमारे पास, मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, और एक एनेबल होती है। एनेबल अगर एनेबल डिसाइड करेगी कि वेदर द सर्किट इज इन ऑपरेशनल, अगर E1 है तो ऑपरेशन है, और अगर E0 है, ई की वैल्यू अगर 0 है तो नॉन ऑपरेशन है। ठीक है, और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, और ये हमारी सिलेक्ट लाइंस होती हैं, सिलेक्ट लाइंस होती हैं, सारा सेम चीज है, बस उल्टा उसका रिवर्स ऑपरेशन है। आउटपुट्स, आउटपुट इज इक्वल टू एन, सेलेक्ट लाइन इज इक्वल टू एम, एन इज इक्वल टू 2m। तो वही एम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया, सेम चीज आपको करनी है। तो 1:4 डीमक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, 1:4 डीमक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या था, एक इनपुट है, एक एनेबल है, S1 S0 हमारे पास 4 है, तो भैया 4 सेलेक्ट लाइन रहेंगी, 4 सेलेक्ट लाइन रहेंगी, आउटपुट 4 है तो 4 सेलेक्ट लाइन रहेंगी। तो Y0 Y1 Y2 Y3। अब इसकी ये ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ये हमारी ट्रूथ टेबल है, टेबल है इसकी। तो अगर एनेबल 0 रहा, यानी कि मक्स जो डीमक्स है, मल्टीप्लेक्सर है, वो हमारा नॉन ऑपरेशन है, नॉन ऑपरेशनल है, नॉन ऑपरेशनल है, तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता उससे। नॉन ऑपरेशनल है तो वेदर S1 इज इक्वल टू 0 हो या 1 हो, S0 इज इक्वल टू 0 हो या 1 हो, तो डोंट केयर कंडीशन चली जाती है वो हमारी, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशनल ही नहीं है, डोंट केयर कंडीशन होगी, फर्क ही नहीं पड़ता भैया, 0 रखो 1 रखो, जब काम ही नहीं करना तो क्या फर्क पड़ता उससे। अब एनेबल 1 है, हर चीज में हमने 1 कर दिया, तो हमारा एनेबल का काम खत्म हो गया। अब हमारे को सिर्फ ध्यान रखना है S1 और S0। अगर S1 और S0 है, 0 0 है, तो अगर S1 और S0 0 0 है, तो हमारा जो काम करेगा ना, जो इनपुट किसको दे देगा, वो Y को दे देगा। अगर S1 0 है और S0 1 है, तो हमारा इनपुट किसको दे देगा, Y1 को दे देगा। अगर S1 1 है, S0 0 है, तो हमारा इनपुट Y2 को दे देगा, को दे देगा। अगर S1 भी 1 है और S0 भी 1 है, तो हमारा इनपुट किसको दे देगा, वो Y3 को दे देगा। ये काम होता है डीमक्स का। ठीक है, ये काम होता है डीमक्स का। अब इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या ट्रुथ टेबल बोल रहा है कि अगर एस दोनों 0 है तो भैया ये अप हो जाएगा, Y1 Y0 के पास ले जाएगी। ये एक S1 नॉट है और S1 1 है, सॉरी S1 0 है और S0 1 है, तो भैया बाकी सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ Y1 को वैल्यू दे देगा वो। ऐसे ही 0 0 है दोनों, तो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक Y2 को 1 दे देगा, मतलब इनपुट Y1 को दे देगा, Y2 को दे देगा। अगर दोनों 1 है, तो लास्ट में आपका Y3 के पास इनपुट दे देगा वो। तो यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है। अब इसको कैसे लिखेंगे, Y0 को,
वाई नॉट को कैसे लिखेंगे भाई? वाई नॉट को हमारे पास क्या क्या था, हम एनेबल तो रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि भैया हमारे को जरूरत है उसकी। और S1 हमारा बार है, S1 बार और S0 बार, तो हमारा क्या आ गया? आई आ गया, आई आ गया। ठीक है, इनपुट आ गया, इनपुट भी साथ में देंगे ना तभी तो वो आएगा। और Y1 का एनेबल S1 बार S0, और इनपुट आ गया फिर हमारा Y2 का एनेबल रखेंगे, Y2 में S1 नहीं S0 बार हो जाएगा और इनपुट आ जाएगा साथ में। Y3 का एनेबल साथ में रखेंगे S1 और S0, और ठीक है, ये हमारा फाइनल होगा। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत है, तो ठीक है, ये सारे एंड गेट से, ये सारे एंड गेट का ऑपरेशन है, ये एंड गेट का ऑपरेशन है, और इनको एंड गेट ऑपरेशन है, इनको और गेट से हम जोड़ देंगे और फिर बाद में और गेट से जोड़ देंगे, और गेट से ऐड कर देंगे, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जो है, फाइनल जो है ये हमारा डीमक्स है। हमने आज मक्स के बारे में बात करा, हमने आज डीमक्स के बारे में बात किया। हमने मक्स डीमक्स के बारे में बात किया, कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बात किया, थोड़ी बहुत बात की जो कि हमारे को जरूरत थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं भाई। और ये क्लास आपको, आज मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मंडे को आपको मिल जाएगी क्लास, यानी कि कल आपको क्लास मिल जाएगी। और फिर एक कल मैं, कल या परसों में एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, जैसे भी मेरी तबीयत ठीक रही। बट मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आपको 3 क्लास में पूरी कोशिश करूंगा देने की, तो 3 क्लास आपको दे दूंगा इस वीक। तो होप सो कि बहुत जल्दी भैया हम इसको सिलेबस कवर कर लें। पूरा 1 महीना लगा भाई रिकवर होने में। बहुत गंदी बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल बेहोश होके पड़े हो। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान रखिए। अभी भी अच्छे तरीके से मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ। अपना पूरी फैमिली का ध्यान रखिए, पूरे परिवार का ध्यान रखिए भाई। बहुत बेकार बीमारी है, और जो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, उनसे दूर रहिए। ठीक है, एग्जाम हो ना हो आप अपनी तैयारी कीजिए, बट संभल के सारी चीजें अपनी संभल के कीजिए। बहुत बेकार बीमारी है भाई, बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और जो अभी न्यूज में दिखा रहे हैं उससे बहुत बुरी कंडीशन है दिल्ली की। बट फिर भी बोल रहा हूँ मैं आपको, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।